जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं बड़ा अच्छा, मैं बड़ा प्यारा, मैं बड़ा हसीन। आप सुनाए। लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है तो बताएं। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, लेट मी नो। कोई सवाल नहीं किसी का? आवाज क्लियर है? पास्ट पेपर का भाई टाइम तो आने दे, सारे करवाऊंगा। और साथ ले ले, हाफिज साहब साथ ले लो। पास्ट पेपर का टाइम तो आने दे मेरी जान, फिर करवाऊंगा सारे पास्ट पेपर। अगर ना करे मुझे फिर गई ना। यार मेरा दिल कर रहा है मैं अपने आप को थोड़ा और बड़ा कर लूं स्क्रीन पे, कितना बहुत। जी, कोई सवाल है तो बताएं वरना आगे स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। जी सर, स्टार्ट करते हैं। चले जी। और भाई सप्लाई पे जाने दे मुझे, तुझे मैं बताता हूँ बाद में क्यों घबरा रहा है भाई। आफर साहब क्यों घबरा रहे हैं? क्या तेरा कल पेपर है? और तेरा कल पेपर नहीं है ना? जब तेरा पेपर होगा तो सारा कुछ करवा के भेजूंगा। डोंट वरी। चले जी, स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की। डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन जो है वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए बेसिकली रीड ओनली है। इसको सिर्फ हमने क्या करना है, रीड करना है। इसको मतलब क्रैम करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास इंपोर्टर हो गया था। इंपोर्टर क्या होता है, क्या नहीं होता, उसके बारे में हमारी तफसीलन डिस्कशन हो गई थी कि ये बंदा जो है वो हमारा इंपोर्टर है। हमें इसका पता है। इंपोर्टर क्या है, हम वी नो अबाउट द इंपोर्टर। इंपोर्टर क्या होता है, क्या नहीं होता, इसका हमें पता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर जो है, इसके बारे में भी हमें पता है। मैन्युफैक्चरर क्या है और किस तरह से काम कर रहा है, वो भी हमें पता है। अब अगली जो बारी आएगी, जो अगली कहानी स्टार्ट हो रही है, वो है मैन्युफैक्चरर से अगले पर्सन की, वो है डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटर क्या है। डिस्ट्रीब्यूटर वो पर्सन है जो, उसके दो रोल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। दो बातों के लिए पर्सपेक्टिव पे डिस्ट्रीब्यूटर को याद रखना है। नंबर वन, डिस्ट्रीब्यूटर या तो मैन्युफैक्चरर से सामान लेगा, जो उसने फिनिश गुड्स बना के दी हैं, और आगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स होलसेलर, टूवर्ड्स रिटेलर वो। या डिस्ट्रीब्यूटर को हम अपॉइंट कर रहे होते हैं कि वो मैन्युफैक्चरर के लिए क्या करेगा, रॉ मटेरियल लेके आ रहा होगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपको पीछे नजर आ रही है, ये मैन्युफैक्चरर के साथ इसका जो है वो ताल्लुक है। या तो ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मटेरियल ला के देगा, या ये डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से फिनिश गुड्स क्या करेगा, आगे कस्टमर को सप्लाई कर रहा होगा। तो ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं? ऐसे बंदे को हम डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे होते हैं। अब रिमेंबर, डिस्ट्रीब्यूटर को कौन अपॉइंट करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर को हमेशा जो अपॉइंट करेगा वो मैन्युफैक्चरर ही होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर इज बेसिकली अपॉइंटेड बाय अ मैन्युफैक्चरर, जो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेके आगे बेचेगा, या मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मटेरियल उठाएगा और मैन्युफैक्चरर को लाके दे रहा होगा। तो ऐसे बंदे को हम क्या कह रहे होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे होते हैं। इज इट क्लियर? ये सर, क्लियर। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटर की अपॉइंटमेंट पे ना
ये दो बातें हैं, ये बड़ी अहम है, इनको जरा नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखने के पर्सपेक्टिव से है। डिस्ट्रीब्यूटर, ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना हमारा, इसके दो तरह की अपॉइंटमेंट हो सकती है, या ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटर जो है दो तरह से काम कर सकता है। नंबर वन, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो काम कर रहा है कमीशन बेस पे। नंबर टू, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो क्या कर रहा है, वो बाय करता है मैन्युफैक्चरर से, और आगे क्या करता है, जाके सेल करते हैं। दो काम है, या तो वो कमीशन बेस पे काम करेगा, या वो क्या करेगा, खरीदेगा और खरीद के आगे बेच रहा होगा। रिमेंबर, याद रखिएगा कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन बेस पे काम कर रहा है, मतलब कोई सामान नहीं खरीद रहा मैन्युफैक्चरर से, सिर्फ क्या करता है, सामान पकड़ा, बेचा, कमीशन ले ली, तो इस केस में, कमीशन वाले केस में, डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्टर होना जरूरी नहीं है, वो रजिस्टर नहीं होगा सेल्स टैक्स के अंदर। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद रहा है और सामान खरीदने के बाद आगे बेच रहा है, तो फिर इस केस में क्या होगा, इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्टर्ड होना क्या है, लाजमी है। इस केस में उसका रजिस्टर होना जरूरी है। तो ये याद रखना है कि अगर वो कमीशन बेस पे काम कर रहा है तो रजिस्टर नहीं होगा, और अगर वो खरीद के बेच रहा है तो वो रजिस्टर हो रहा होगा। इस डेट क्लियर? ये नोट है, इस नोट को जल्दी से रीड कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। शाबाश। आगे चलें। कौन कौन बच्चे हैं हमारे पास? आते हैं, आप लोगों से बातें भी करते हैं। अहमद, अहमद रजा, अहमद, अहमद सकेर है हमारे पास, अरवा, अफसा, माहम, कामरान और रोहेल। आप लोग टेक्स्ट के अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट में पेयर हो रहे हैं, बताएंगे जरा? सर FR1 में अपेयर होंगे इंशाल्लाह, और टैक्स। FR1 टैक्स कॉस्ट, FR1 कहाँ से पढ़ रहे हो यार? टैक्स कॉस्ट कॉ, अरे कौ नहीं होता, सील होता है भाई। वो बकरा गाय का पेपर देने जा रहा है, अब साहब की हो गया है। वहां पे भी आप लोगों का यही हाल है R1 में और CMA में, इतने ही आप एब्सेंट माइंडेड रहते हैं बच्चे, इतनी पुअर अटेंडेंस है। हमारी क्लास की स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, आप ग्रुप पे देखें कितने इनरोलमेंट्स हैं, बच्चे कितने आए हुए हैं, आप ये खुद देखें। और हम सेल्स वो टैक्स, सर रिकॉर्डिंग जो मिल जाती है इस वजह से। चले मैं साहब के कहने पे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, ठीक है? खुश? और उन्होंने शायद एनरोलमेंट की रिकॉर्डिंग लेने के लिए की होंगी। नहीं नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग जो है, ये टैक्स का पेपर याद रखिएगा एक चीज, टैक्स का पेपर अगर पहली अटेम्प्ट में पास हो जाए ना, बड़ा अच्छा होता है। अगर ये टैक्स का पेपर अड़ जाए और तंग करने पे आ जाए ना, तो ये 3 3 अटेम्प्ट लगवा देता है। बड़ा जालिम पेपर है टैक्स का, मजाक के अलावा टैक्स का पेपर बहुत जालिम, तो इसको जरा सीरियस लें। अभी आप लोगों को अंदाजा नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। CMA DG से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसके अलावा? सर बस यही टैक्स पढ़ रहा हूँ मैं। हम्म, तो कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस CMA DG से? मेरी छुट्टियां काउंट नहीं करनी, बिकॉज मैं शिफ्टिंग कर रहा था, मैं बड़ा सीधा हो गया, देख रहे हैं मेरा पूरा रूम तैयार है, अच्छा कैमरा सेट किया हुआ है। वो छुट्टियों के अलावा, सर मेरे दोस्तों ने आपसे पहले पढ़ा हुआ है, तो हमने बहुत अच्छा सुना है आपका। हम्म, तो फिर मेरे से हारमोन भी पढ़ लेता अल्लाह के बंदे।
मैं वो भी ज़रा अच्छी पढ़ाता हूँ। खैर, सर वो डिस्ट्रीब्यूटर। रिकॉर्डिंग देता हूँ, क्योंकि वो टाइम का थोड़ा इशू आ रहा था। सर टेक्स्ट में यही प्रॉब्लम आई थी लास्ट टाइम, स्टार्टिंग में इजी होता है, लास्ट में डिफिकल्ट, इसलिए मैं इस दफा जो सबसे डिफिकल्ट एरिया सबसे पहले करवा रहा हूँ। सबसे डिफिकल्ट एरिया जो है वो हम सबसे पहले कर रहे हैं। सबसे डिफिकल्ट एरिया सेल्स टैक्स। आपको शायद अंदाजा नहीं है, अगले वीकेंड के ऊपर हमारा जो है वो खत्म हो जाना है सेल्स टैक्स। मतलब अगले वीकेंड पे हमारा सेल्स टैक्स खत्म हो जाएगा। और हमने अभी चैप्टर 1 2 3 भी कर लिया हुआ है, बेसिक का चैप्टर भी कर लिया हुआ है। हमारा 30 मार्क्स, मतलब आप ये देख लें, हमारा ये सेशन स्टार्ट हुआ 2 अक्टूबर से, बीच में वो थोड़े शिफ्टिंग वजह से मसले मसाइल होके 2 3 दिन क्लासेस भी नहीं हो पाई। उसके बावजूद रिजल्ट आने से पहले पहले हमारा अराउंड 40% सिलेबस खत्म हो गया होगा। और जितनी मेरी पेस चल रही है, जिस तरह मैं जा रहा हूँ, मैंने आप लोगों का दिसंबर एंड पे सिलेबस खत्म करके मैंने आपको दोबारा सेल्स टैक्स करवा देना है। तो 2 दफा मैंने आपको सेल्स टैक्स करवाना है, बिकॉज 30 नंबर है ये। 30 नंबर यहां से सिक्योर कर लो। लेकिन टैक्स का पेपर पास करना बड़ा आसान है, मैंने तो पहले ही बताया था। 30 नंबर का सेल्स टैक्स का एरिया, 25 यहां से निकाल लो। 20 नंबर तक का बिजनेस आना है, 15 वहां से निकाल लो। 25 और 15 कितने होते हैं, बताएं जरा। 40। बाकी कितने नंबर रह गए, 10 नंबर रहते हैं वो ले लोगे। इंशाल्लाह। तो ये हम ऐसे ही करेंगे, कोशिश होगी जो सबसे मुश्किल एरिया है उसको हम सबसे ज्यादा डिटेल्ड वे में कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सेल्स टैक्स से स्टार्ट किया। आप कभी भी अपने किसी फेलो से पूछिएगा जो दाएं बाएं में कहीं से पढ़ रहा हो गया, उससे पूछो तुम क्या कर रहे हो अभी, वो कहेगा यार अभी तक तो हम बेसिक्स में ही हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम नहीं उसमें घुसे। हम सीधा आए हैं सेल्स टैक्स के ऊपर और ठक हम आगे ले गए हैं। और डेफिनेशंस भी हमारी आज और कल वाइंड अप हो जानी है डेफिनेशन। क्यों भाई, सेम गोज विद द R1। मेरा आज R1 का चैप्टर कंप्लीट हो गया बकायदा पूरा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया 4 दिन 5 दिनों में। ये बच्चे सही कहते हैं, ये बच्चों के साथ ज्यादती भी होती है, खासतौर पे जो प्री बैच के बच्चे होते हैं कि इनको लटका के रखा जाए आखिरी मंथ तक। नहीं, आइडियली जो आपका बैच शुरू हुआ है ये जनवरी के फर्स्ट वीक तक वाइंड अप हो जाना चाहिए आइडियली, ताकि आपके पास जनवरी का पूरा महीना हो, आपके पास फरवरी का पूरा महीना हो, उसमें आप पढ़ें, उसमें आपके इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो। आई गेस हम आपने ही कहा था, नहीं अरवा ने कहा था कि नहीं आखिरी महीने मुश्किल हो जाता है, तो वाकई आखिरी महीने में अगर सिलेबस वाइंड अप आखिरी महीने में हो रहा है तो मुश्किल है। अब देखिए एक बच्चा जो पोस्ट बैच में आएगा ना रिजल्ट के बाद, जो रिजल्ट के बाद आता है, जो नवंबर में स्टार्ट करता है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी एंड तक उसका सिलेबस खत्म होना चाहिए। लेकिन आप लोगों का आइडियली जनवरी के पहले 10 दिनों में सिलेबस वाइंड अप हो जाए, तो आपके पास जनवरी के 20 31 21 दिन होंगे, फेब के 28 दिन होंगे, तो वो आपके लिए बड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये चीज़ अपने याद रखनी है। तो हमने इसी टाइम में चलनी है। सैटरडेज हमारे होने, छुट्टियां कोई है नहीं हमारी, तो हम बड़े इजीली हम लेके चले जाएंगे पेपर। लाइक जब अक्टूबर का मंथ एंड होगा ना, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि हमारा 43% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। 43% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया होगा 1 महीने के अंदर। इससे फास्ट चलना है तो बताएं। लाइक मैं वो बंदा कह रहा हूँ ये पूरा टेक्स्ट का सिलेबस जो है वो 40 दिन में भी करवा देता हूँ। यही पूरा टेक्स्ट का सिलेबस अगर मैंने रिवीजन में करवाना है तो क्रैश कोर्स में मैं 10 दिन में करवा देता हूँ। मैं पूरी R1 जो है 6 माह वाली, मैं वो भी 10 दिन में करा देता हूँ। R1 के एक्सप्रेस बैच में मैं 40 दिन में भी करा लेता हूँ, और मैं टेक्स्ट भी करा लेता हूँ। मैं 3 माह में भी करवा लूंगा, मैं 6 माह में भी करवा लूंगा। मुझे मेरी पेस पे मसला नहीं है। आप लोगों को बताएं आप लोगों को ये पेस ठीक लग रही है कि स्लो लग रही है, ये मुझे आप लोगों ने बताना है। और मैं आप लोगों से पूछ पूछ के चल रहा हूँ। बट एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि आइडियली हम 10 जनवरी तक सिलेबस अपना खत्म कर देंगे एट एवरी कॉस्ट। जी सर अभी तो कोई खास समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली कोई खास समझ तेरा नहीं है। तेरा तेरा मंडे को टेस्ट है, तो सब मंडे को टेस्ट है आपका। जी सर। मंडे को टेस्ट भी है आप लोगों का, पता है आप लोगों को। जी सर। मंडे को सेल्स टैक्स की डेफिनेशंस हमारी सारी कल कंप्लीट हो जाएंगी। इन डेफिनेशंस का टेस्ट है कल। मैं आपको इसके पास पेपर्स कराऊंगा जितने हमने किए हैं थ्योरेटिकल। आप लोगों के पास हैंड आउट सारे ग्रुप में शेयर्ड है ना, तो मंडे को टेस्ट है इसका, याद रखिएगा।
सर चैप्टर 1 का नहीं होगा? नहीं, आपको किसने कहा चैप्टर 1 का मजाक है? एवं ही जो सबसे आसान चीज है उसका टेस्ट दे रही है, मुश्किल चीज का टेस्ट देना नहीं, बाद में कहते हैं आई क्या फेल कर देते हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ दोनों का ले लें। ऐसे लोग मरवाते हैं। आप दोनों का कह रहे हो, अगले बंदे कहेंगे कि यार बाजी हमें एक तो कर लेने दो, दोनों का टेस्ट ले। चैप्टर 1 कहीं ना कहीं और जाके एडजस्ट करवाएंगे। चैप्टर 1 सरप्राइज है। कभी भी किसी भी टेस्ट में चैप्टर 1 का कोई ना कोई सवाल आ जाया करेगा, वो बिल्कुल सरप्राइज है, बिकॉज वो सारा आपका जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। नहीं, आप टेस्ट देंगे तो आप पास होंगे, अदरवाइज नहीं। टेक्स्ट का पेपर आपको लिखना पड़ेगा। जितना आप लॉ को लिखेंगे, जितना आप लॉ को लिख लिख के करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए इजी रहेगा। ठीक है। क्या डिस्ट्रीब्यूटर क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूटर किसे कहते हैं? जी जनाब, डिस्ट्रीब्यूटर क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद किसकी बारी आती है? एनीवन? सर सर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो रिटेलर्स को देगा अबे चीजें। होलसेलर को बीच में दही लेने भेजा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर से सामान किसके पास जाएगा? होल सेलर्स के पास। ये जो आपको पीछे स्लाइड्स पे नजर आ रहा है ना चीजें, ये इवन आप इन एनिमेशंस के ऊपर भी अगर आप फोकस कर लेते हैं ना, लिटरली आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ सकता है। ये बड़ी रेलेवेंट है चीजें जो बीच में लगी हुई हैं। ये कार्टून नहीं लगाए हुए, बड़ी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं। अब हम बात करते हैं होलसेलर की। होलसेलर क्या होते हैं? आपको याद है जब आप छोटे बच्चे थे, फर्स्ट टाइम उर्दू वगैरह पढ़ने में गए थे, और जब उर्दू वगैरह पढ़ रहे थे आप लोग, तो उर्दू वगैरह पढ़ते हुए आपने एक वर्ड पढ़ा था जिसको हम कहते थे थोक। ये वर्ड पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? जी इस सर। वर्ड की कभी क्लास में कभी इसको तूक पढ़ लेते थे और कभी तोक। कभी थूक, कभी थोक। अब के सर नहीं, हमने तो बचपन में पहली दफा ही थोक पढ़ा था, इतने तुम लोग गालिब रह गए। एक ये वाला हम गलती लाजमी करते हैं, और दूसरी जो हम गलती करते हैं वो होती है हमारी, ये क्या वर्ड पढ़ते हैं हम लोग? कुत्ता बच्चा। किताबचा। तो ये जो थोक का वर्ड आप लोग पढ़ के आ चुके हुए हैं, थोक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? मतलब होलसेल बल्क, पे चीजें। बल्क में। बल्क, बल्क में। थोक का मतलब क्या होता है? बल्क में। तो होलसेलर्स क्या होते हैं? जो थोक के ऊपर माल लेके आते हैं, मतलब बल्क में माल लेके आते हैं। ये डेफिनेशन भी आपकी रीड ओनली है। अब होलसेलर्स क्या होते हैं? बेसिकली होलसेलर्स जो है वो बल्क में सामान लेते हैं, होलसेल प्राइस पे सामान लेते हैं मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, और आगे रिटेलर को या जो भी एंड कंज्यूमर है उसको बेच रहे होते हैं। कैश बेस के ऊपर भी सेल कर रहे होते हैं, ऑन क्रेडिट भी ये क्या कर रहे होते हैं, सेल्स कर रहे होते हैं। और ये विद होल्डिंग अथॉरिटीज भी होती हैं अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये क्या कर रहे होते हैं, टैक्स विद हेल्ड भी कर रहे होते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे होल सेलर्स जो हैं वो कहला रहे होते हैं। तो दीज आर द होल सेलर। रीड ओनली है, याद करने की जरूरत नहीं है। डन। उसके बाद है रिटेलर्स, जैसे अहमद ने बताया हुआ है, परचून। रिटेलर वो लोग होते हैं जो होल सेलर से सामान ले आते हैं, और फिर पब्लिक को, ये देखें आपको टक का बिस्किट मिल रहा है साथ वाले असलम भाई की दुकान से, आप लेज खाने के लिए लेज की फैक्ट्री नहीं जा रहे, आप दुकान से ले रहे हैं। तो दुकानदार जो आपको चीजें सप्लाई कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम रिटेलर्स कहला रहे होते हैं। वो हमारे रिटेलर होते हैं। ठीक है। मतलब जो या तो गुड्स इंपोर्ट करेंगे या खरीदेंगे लाएंगे और पब्लिक को दे रहे हैं, वो हमारे क्या है? रिटेलर हैं। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, आगे जाके हम मंडे या ट्यूसडे को इसकी डिटेल डिस्कशन कर रहे होंगे, और उस डिटेल डिस्कशन में हम देखेंगे कि रिटेलर क्या होते हैं।
उसके बाद है रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस बेसिकली क्या होती है? ये वो कीमत है जिसके ऊपर आम कंज्यूमर को गुड्स दी जाती हैं। सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है, इसमें तमाम ड्यूटीज तमाम टैक्सेस शामिल होते हैं। इस कीमत के ऊपर हम क्या करते हैं? कस्टमर को गुड्स दे रहे होते हैं। आजकल हाफ लीटर 7 अप की बोतल कितने की मिलती है, आपको बताएं जरा। 100 रुपए की सर। कितने की? 100 रुपीज है। अब वो आपको 100 की मिल रही है। दिस इज द रिटेल प्राइस। 10 रुपए वाली लेस कितने की मिलती है? सर वो तो अब वफात पा चुके हैं। वो कीमत है, मतलब जिस प्राइस के ऊपर हम आवाम को सेल कर रहे हैं वो हमारी क्या होती है? रिटेल प्राइस होती है। तो ये भी हमारा रीड ओनली है। यार मैंने तो कभी लेस खरीदी नहीं। आई एम सो मच गरीब। 10 रुपए का अवसर नहीं मिलता कुछ भी। उसके बाद है नहीं, 10 रुपए का मिलता है, क्यों नहीं मिलता? बबल मिलती है। 5 रुपए की 10 रुपए की 2 मिलती हैं। इलायची, सुपारी। हाँ, लेस तो नहीं मिलता था सर। वो लेज में 10 रुपए की तो हवा मिल जाती है। 30 वाली लेज में 10 रुपए की हवा नहीं होती। ये मुझे प्रिंगल्स के स्पेलिंग आते हैं ना, जिस दिन आगे मैं उस दिन प्रिंगल्स भी खा लूंगा, डोंट वरी। अच्छा, उसके बाद है रजिस्टर्ड पर्सन। पहले मुझे कौन बताएगा पर्सन किसे कहते हैं? बताएं जरा, पर्सन किसे कहते हैं, कौन बताएगा? सर आपने बताया था कि पर्सन की अगर हम मैंने बात नहीं करेंगे बताया था, तो मैंने पढ़ाया था, मेरे जरा पाओ। जी सर आपने पढ़ाया था कि वो कोई भी बिजनेस होगा, कंपनी होगी, पार्टनरशिप, तो वो सारे मैंने पर्सन ही ना होंगे। बिज मैं कसम उठवा ले, मैं रिकॉर्डिंग प्ले कर दूंगा, मैंने कभी भी बिजनेस का नाम नहीं लिया था। सर कंपनी बिजनेस मतलब एओपी सर और कंपनी। इंडिविजुअल्स। क्या होते हैं? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी कंपनी। एंड गवर्नमेंट। इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? पर्सन कह रहे होते हैं। तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या होगा? वो बंदा जो सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, मतलब जिसने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, जिसने रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ले लिया है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रजिस्टर्ड पर्सन कह रहे होंगे। या अगर उसने सर्टिफिकेट नहीं भी लिया तो वो क्या है? वो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। वो क्या हो जाएगा? वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो उसे कब कहेंगे? उसे हम रजिस्टर्ड पर्सन कह रहे होंगे। गॉट इट? ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जरा अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पे 10 मिलियन नहीं है। कॉटेज इंडस्ट्री में जो आपकी वैल्यू आएगी वो 8 मिलियन है। इसको जरा आपने नोट्स पे भी अपडेट कर देना। मैं यहाँ पे अपडेट आपको सामने कर देता हूँ। यही तो मसला होता है। कॉटेज इंडस्ट्री, आप इसको लिख लें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट जनाब। ये वन ऑफ द वो कंसेप्ट या वन ऑफ द वो डेफिनेशन है जो ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में ही एग्जामिनर पूछेगा। ऑलमोस्ट हर एक अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने पूछनी है। या तो थ्योरेटिकली पूछेगा या न्यूमेरिकली पूछेगा। जैसे अगर मैं स्प्रिंग 23 की बात करूं तो उसमें न्यूमेरिकली पूछी हुई है। उससे पहले जो थ्योरेटिकली पूछा था, तो इस कंसेप्ट के बिना उसका दिल नहीं भरता, तो उसने पूछना ही पूछना है। तो कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है ये हमने देखना है। तो कॉटेज कॉटेज का मतलब क्या है, जरा बताएंगे कोई? कॉटेज का मतलब क्या होता है? यार वैसे एक बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग तारीफ करें ना करें, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सबसे ज्यादा प्रीमियम लाइफ क्लास यही है। इतना एचडी कैमरा, टीचर फुल टाइम विजिबल, रिकॉर्ड, मतलब क्लास में कोई किसी किस्म की डिस्टॉर्शन कुछ भी नहीं है। फोकस्ड है कि नहीं? इतना मजा, इतना आप फिजिकल क्लास में भी इंजॉय नहीं कर सकते, इतना फोकस और जितना जो है यहाँ पे है। इज इट लाइक दैट और नॉट? जी सर ऐसा ही है। बंदा तारीफ ही कर देता है, बंदा फीडबैक ही दे देता है, नहीं आप सारे शेख हैं। अच्छा, कॉटेज का मतलब क्या होता है? घर, घर को कहते हैं कॉटेज। तो कॉटेज इंडस्ट्री क्या होगी वो हमने यहाँ पे देखना है। कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब है
घरेलू सन्नत, ये वो इंडस्ट्री है जो छोटी छोटे हमने अपने घरों में यूनिट्स लगाए हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। इसकी डेफिनेशन सुपर इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारना है, याद करनी है। अब इसकी डेफिनेशन में देखते हैं जाके इसमें क्या कुछ आएगा। देखें, कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब है सबसे पहले किसके बारे में बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में बात हो रही है। ये किसके बारे में है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नहीं है, नॉट फॉर द होलसेलर, नॉट फॉर द रिटेलर्स, नॉट फॉर द सर्विस प्रोवाइडर। स्पेसिफिकली किसकी बात हम कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, और वो जो इन तमाम कंडीशंस को फुलफिल करके दे रहा है, सारी की सारी। क्या पहली कंडीशन है कि इसके पास कोई इंडस्ट्रियल गैस या कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियल मीटर ना लगा और डोमेस्टिक मीटर पे ऑपरेट करे। इसकी लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया में होनी चाहिए। कहाँ पे, रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड होना चाहिए, नॉट इन कमर्शियल, नॉट इन इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल एरिया में। फिर इसकी लेबर जो है वो 10 वर्कर से ज्यादा किसी भी महीने ना हो। टोटल मैक्सिमम मजदूर 10 होने चाहिए। और एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर आप सेल्स कह सकते हैं, सालाना सेल्स, 12 महीने की सेल्स 8 मिलियन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जिसकी ये तमाम कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होती हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी है, कोई इंडस्ट्रियल गैस बिजली का मीटर नहीं है, लोकेलिटी उसकी रेजिडेंशियल है जहां बैठा हुआ है, वर्कर उसके 10 हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, और जो उसकी 12 महीने की सेल्स है वो 8 मिलियन से ज़्यादा नहीं हुई, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कॉटेज इंडस्ट्री कहेंगे। और जो कॉटेज इंडस्ट्री है इसको सबसे बड़ा स्टेटस क्या हासिल है, कॉटेज इंडस्ट्री एग्जेम्प्ट है। और चूंकि ये एग्जेम्प्ट है इसलिए इसको फिर रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई ये कॉटेज इंडस्ट्री को हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। इज दैट क्लियर, ये डेफिनेशन क्लियर है सबको? सर ये एग्जाम्ट वाली बात दोबारा बता दें प्लीज। एक सिंपल, जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो एग्जेम्प्ट है, उसको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, एग्जेम्प्ट है, इसको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म की। तो इसको सेल्स टैक्स को लिए रजिस्टर्ड नहीं होना, ये एग्जेम्प्ट है। गॉट इट? ये सबको क्लियर है? जी सर, क्लियर है। उसके बाद है टैक्स फ्रैक्शन, कि टैक्स हम लगाते हैं किस तरह है। जरा इसको देखिएगा, ये सिर्फ समझना है, इसको भी याद। देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री क्रैम करनी है, रट्टा मारना है, आगे बस समझना है। देखें, जब भी हम टैक्स की बात करते हैं ना, कि टैक्स हमने लगाना है, तो हम दो कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। एक होता है एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, कौन सा, कौन सा, बस ग्रीन टी को मेरी ला दें। एक है एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, और दूसरा वर्ड होता है इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। ये दो टर्म्स जो हैं वो आपने याद करनी है। एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स का क्या मतलब है, जरा इसको देखिएगा। इसका मतलब है कि इसमें सेल्स टैक्स शामिल ही नहीं है। आपके पास वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये, हम इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, रेट हमारा 18% है, तो मेरे पास आ जाएगा सेल्स टैक्स की अमाउंट, वो कितनी बनेगी, 180 बनेगी। और इसमें अगर मैं वैल्यू ऐड कर दूं 1000 रुपया, तो हम कस्टमर से कितने पैसे ले रहे होंगे,
कस्टमर से हम 1180 रुपये ले रहे होंगे। ये जो मैंने आपके सामने लिखी है ना, ये देखें, ये जो ना ये वाली स्टेटमेंट, इसे हम कहते हैं वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, कि इसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। और जो ये है, ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स कहलाती है, कि इसमें सेल्स टैक्स शामिल है। अब चूंकि इसमें सेल्स टैक्स शामिल है, अगर मैंने इसमें सेल टैक्स कैलकुलेट करना हो, निकलवाना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 1180 को अगर डिवाइड कर दूं 118 पे, तो मेरे पास आ जाएगी अमाउंट वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। ये तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं। तो यहाँ बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो शामिल है। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि ये 4000 रुपया है, और ये 4000 रुपया जो है वो इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है, तो सेल्स टैक्स की अमाउंट कितनी होगी, तो हमने निकालनी है। अब चूंकि इसमें सेल्स टैक्स शामिल है, तो 4000, इसमें सेल्स टैक्स शामिल है, तो इसको हम 118 पे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, तो मेरे पास सेल्स टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। वो कितनी आएगी जरा बताएं। 610.16। 610 रुपये का सेल्स टैक्स जो है वो इसके अंदर शामिल है। मतलब अगर मैं 4000 रुपये में से 610 रुपये जो हैं वो लेस करवा दूं, तो वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स कितनी बनेगी, 3390। तो ये एक्सक्लूसिव, ये इंक्लूसिव, और ये हमारी क्या होती है, सेल्स टैक्स की अमाउंट कंसिडर हो रही होती है। ये क्लियर है। जी जनाब, ये क्लियर है। जी सर क्लियर है। तो ये जो उसने लिखा ना फॉर्मूला, वो यही है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करें, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल है जिसके मुताबिक हम इसको लेकर चल रहे हैं। अच्छा जी, आगे है टैक्स फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? धोखा। टैक्स फ्रॉड क्या है कि आप टैक्स वालों के साथ धोखा कर रहे हैं। अब टैक्स फ्रॉड क्या है कि नोइंगली, जानते हुए, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली, विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज, आप ये तीनों में से कोई एक काम कर दें। क्या? आपकी जो सेल्स टैक्स लाइबिलिटी है वो आप अंडरस्टेट कर दें फॉर 2 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड के लिए। क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, आपका सेल्स टैक्स बनता था लाइबिलिटी 1000 रुपया, 1000 रुपया बनती थी जनवरी की, और 1200 बनती थी फरवरी की। आपने लॉ को इस्तेमाल किया, आपने क्या कहते हैं डाटा नहीं दिया, फेक इन्वाइसेस की, जिसकी वजह से आपकी जनवरी की लाइबिलिटी बन गई 700 रुपया, और आपकी फरवरी की लाइबिलिटी बन गई 900 रुपया। तो जानते बूझते अपनी लाइबिलिटी को अगर आप अंडरस्टेट करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, टैक्स फ्रॉड कहलाएगा। सिमिलरली, आपने रिफंड लेना था 1000 रुपये का, आपका 1000 रुपये का रिफंड बनता था, आपने फ्रॉड करते हुए 1200 रुपये का रिफंड ले लिया, ज्यादा रिफंड ले लिया, तो ये भी टैक्स फ्रॉड है। उसके बाद आप अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है सेल्स टैक्स में, और आपने फॉल्स इनवॉइसेस, जाली रसीदें इशू कर दी हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, फ्रॉड कहला रहा होगा। तो रिमेंबर, टैक्स फ्रॉड में 3 चीजें जो हैं वो आ रही होंगी। कौन कौन सी? रिमेंबर, अगर आप अपनी लाइबिलिटी को अंडरस्टेट कर देते हैं, रिफंड्स को ओवरस्टेट कर देते हैं, और फॉल्स इनवॉइसेस इशू करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा टैक्स फ्रॉड कहला रहा होगा। क्या क्या? आप अपनी लाइबिलिटी को अंडरस्टेट कर रहे हैं, आप अपने रिफंड्स को ओवरस्टेट कर रहे हैं, और आप फॉल्स इनवॉइसेस इशू कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, टैक्स फ्रॉड कहला रहा होगा। तो ये 3 चीजें जो हैं वो हमने याद रखनी होती हैं। इज दैट क्लियर? सर जी इनकम सर टैक्स में भी क्लियर है। धोखा आएगा? इनकम टैक्स का हमारा यहाँ पे कोई कंसर्न ही नहीं है। सेल्स टैक्स कर रहे हैं, सेल टैक्स पढ़ेंगे, इनकम टैक्स जाएंगे तो वहां की बात करेंगे।
जी जनाब, क्लियर है? जी सर, क्लियर है। उसके बाद टैक्स पीरियड है। टैक्स पीरियड ये हमारी रीड ओनली है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। टैक्स पीरियड का मतलब है कि किस में कितने अरसे का टैक्स पे करना है। नॉर्मली सेल्स टैक्स में जो एक मंथ होता है, हम हर एक मंथ को क्या कहते हैं? हम हर एक मंथ को टैक्स पीरियड कह रहे होते हैं। जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, तो हर एक महीने को हम क्या कहेंगे? टैक्स पीरियड जो है वो कह रहे होंगे। इसके अलावा ड्यू डेट ये भी रीड ओनली है, इसको भी याद करने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है क्या होती है और किस तरह से होती है। ड्यू डेट का मतलब क्या है कि किस डेट तक रिटर्न जमा करानी है। तो रिमेंबर, हर महीने की 15 तारीख जो है वो ड्यू डेट है। अगर जनवरी के महीने का रिकॉर्ड जमा करवाना है तो उसकी ड्यू डेट क्या होगी? 15 फरवरी होगी। अगर फेब के महीने का रिकॉर्ड जमा कराना है, ड्यू डेट क्या होगी? 15 मार्च होगी। अगर मार्च के महीने का रिकॉर्ड जमा कराना है तो क्या होगी? 15 अप्रैल होगी। तो हर अगले महीने की जो 15 तारीख है वो क्या होती है? हमारी ड्यू डेट होती है। तो ये रीड होती है। उसके बाद हमारे पास आएगा आगे प्रोविंशियल सेल्स टैक्स। ये वो सेल्स टैक्स है जो सूबे लगा रहे होते हैं। रिमेंबर, ये भी हमारा रीड ओनली है, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सूबे लगाते हैं मोस्टली टैक्सेस सर्विसेज के ऊपर, जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो सुपर टैक्स लगा रहे होते हैं वो हमारा प्रोविंशियल सेल्स टैक्स कहला रहा होता है। तो ये भी रीड ओनली है। उसके बाद है ई इंटरमीडियरी। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा रीड ओनली है, इसको भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ई इंटरमीडियरी क्या होता है? बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट है, या आप कह सकते हैं ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है जो आपके बिहाफ पे क्या कर रहा होता है? डॉक्यूमेंट जमा करवा रहा है बोर्ड को, जो आपके बिहाफ पे रिटर्न जमा करवा रहा होता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास ई इंटरमीडिएट कहला रहा होता है। तो ये चीज़ है जो आपने क्या करनी है, जो आपने याद नहीं करनी, मतलब इसको हमने रीड करना है, इसको हमने भूलना नहीं। उसके बाद है टैक्स इनवॉइस। कभी आप लोगों ने शॉपिंग की है? जी सर। इनवॉइस मिलती है आपको? जी सर, बिल्कुल मिलती है। कभी आपने वो इनवॉइस देखी है? जी सर, उसमें आजकल जब एफबीआर का आया हुआ है तो सेल्स टैक्स नीचे अलग से मेंशन होती है। नहीं 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 नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा। कभी केक्स एंड बेक गए हैं या कभी कारफूर वगैरह पे गए हैं आप लोग? सर यहाँ पर तहजीब और बाकी बेकर्स हैं। बर्गर बॉय इस्लामाबाद। हम्म, इस्लामाबाद से बिलोंग कर रहे हैं आप? पर जी सर। तो केक्स एंड बेक गए हो तो आपने एक इनवॉइस किसी भी स्टोर पे जिंदगी में गए हैं, इनवॉइस तो देखी होगी। वो जो इनवॉइस है ना, टैक्स इनवॉइस भी तकरीबन इस तरह की ही होती है। टैक्स इनवॉइस भी तकरीबन जो है वो हमारी क्या होती है? वो इस तरह की ही होती है। ज़रा बताएं, एक इनवॉइस के ऊपर क्या कुछ लिखा होता है? कितनी चीज़ें हमारी इनवॉइस पे मेंशन होती हैं, ज़रा बताएंगे? क्वांटिटी, अमाउंट और उसका रेट, और टोटल अमाउंट, डेट और स्टोर का नाम। और आप लोगों में से किसी के पास भी इर्द गिर्द कोई भी इनवॉइस पड़ी हुई है? अगर किसी के पास है, ज़रा ग्रुप में शेयर करेगा। जी सर, मैंने भी फ्यूल की जो है इनवॉइस वो अबे निकाली हुई है। पेट्रोल, अबे फ्यूल के अलावा यार, कोई फ्यूल के अलावा। इसके अलावा सर कोई नहीं है। यार तू कितना अमीर आदमी है, तू फ्यूल की नुमाइश भी लेता है। हम तो गरीब लोग हैं, 50 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, 2 महीने चला लेते हैं।
तो किसी के पास भी कोई इनवॉइस वगैरह पड़ी हुई है, लाइक कोई भी किसी भी चीज़ की, किसी भी स्टोर की, किसी मेडिकल स्टोर की कोई इनवॉइस वगैरह पड़ी हुई है किसी के पास? बताए। नहीं, मेरे पास शायद कोई इनवॉइस हो, मेरे पास भी इनवॉइस नहीं है। एनीवेज, आप अगर इनवॉइस देखी होगी ना, तो वो जो इनवॉइस का फॉर्मेट होता है तकरीबन वही फॉर्मेट है हमारे टैक्स इनवॉइस का। इनवॉइस जो है ये इंग्लिश में भी हो सकती है, ये उर्दू में भी हो सकती है। रिमेंबर, ये क्या होगी, ये गैपलेस होगी और एक सीरियल नंबर चल रहा होगा, 1000, 2, 3, 4 एंड सो ऑन चल रहा होता है। उसके बाद जो सप्लायर है, जो बेचने वाला, उसका नाम, उसका एनटीएन नंबर, उसका एड्रेस लिखा होगा। जो बायर है, जिसने खरीदा, उसका भी नाम वगैरह लिखा जाता है। अगर बायर ने 1 लाख से ऊपर का सामान लिया है और वो बंदा अनरजिस्टर्ड था, मतलब बायर ने सामान भी लिया और वो बंदा कौन था, अनरजिस्टर्ड था, तो रिमेंबर उसका फिर आईडी कार्ड जो है उसकी कॉपी भी जो है वो लेनी होती है। अगर वो नहीं प्रोवाइड करेगा तो जुर्माना वगैरह होता है। उसके अलावा डेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, वो वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स जो है, ये सब कुछ जो है वो हम बीच में लिख के बैठे होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इनवॉइस का फॉर्मेट कहलाता है। तो इसको सिर्फ रीड करना है, याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा रिमेंबर, एक बंदा जिसने आईडी कार्ड देना था, अगर वो आईडी कार्ड देता है और गलत प्रोवाइड कर देता है, तो इसका बर्डन जो है आपके ऊपर नहीं होगा। ये मतलब आपने तो अपनी से ही कोशिश की थी कलेक्ट करने की, अगले बंदे के ऊपर जो है वो इसका बर्डन आ रहा होगा। इज दैट क्लियर? जी जनाब, क्लियर है। सर परचेजर किस तरह एनआईसी प्रोवाइड करता है, मतलब क्यों एनआईसी का क्या सीन है? शनाख्ती कार्ड निकालता है, उसकी फ़ोटो कॉपी देता है और जो सेलर है फ़ोटो कॉपी लेके उसकी रसीद अटैच कर देते हैं। इसलिए काम है कि अगर एक बंदा 1 लाख से ऊपर का सामान खरीद रहा है और वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो उसका फिर डाटा कलेक्ट करना होता है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी जो है वो हमें चाहिए होती है। ठीक है, इतना रखते हैं। हमारे पास एक डेफिनेशन, दो कंसेप्ट रह गए हैं, टाइम ऑफ सप्लाई का और वैल्यू ऑफ सप्लाई का। वो हम कल एंड करेंगे और कल हमारी सेल्स टैक्स डेफिनेशन जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएंगी। बिकॉज जो अगले कंसेप्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से हमारे न्यूमेरिकल जो है वो उसकी बैकग्राउंड जो है वो बन रही होती है, उसमें से हमारी बेस जो है बन रही होती है। देखिए, अभी एक भाई ने 780, अभी आप जरा ग्रुप अपना खोलें तो एक हमारे पास इनवॉइस आई है, स्टोर का नाम देखे लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे आएंगे ज़रा पर्टिकुलर्स पे, तो स्टोर का नाम भी लिखा हुआ है, एनटीएन नंबर देखे मेंशन है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन है, जो उसने कहा था वो है, सेल रिसीट है, कॉन्टैक्ट नंबर है, इनवॉइस नंबर, सीरियल नंबर चल रही है, इनवॉइस डेट भी मेंशन है, टाइम भी है। अब क्लाइंट का नाम नहीं था। अबे तू क्या चूहे मार की मुझे भेज रहा है, अबे यार, तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह यार, कोई तेरी जिंदगी में अच्छी इनवॉइस नहीं है? अजीब आदमी है यार तू। अबे रेड किल की मुझे तू इनवॉइस भेज रहा है? एनीवेज, देखिए, आइटम का नाम लिखा हुआ है, क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है वो, फिर अमाउंट देखिए नीचे लिखी हुई है, एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, फिर जीएसटी, फिर इंक्लूसिव। तो ये इनवॉइस है, यही हमारे सामने क्या है, मेंशन है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आई? जी सर, क्लियर। कल फ्राइडे है, कल हमारी क्लास कितने बजे होगी? 4 बजे इंशाल्लाह। हाँ, 4 बजे होगी। और कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल का लेक्चर विल बी द बैकबोन फॉर आवर न्यूमेरिकल्स। जो न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं उनके लिए कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज जो है वो हमने याद रखनी है। ठीक है।
डेफिनेशन हमारी वैसे वाइंड अप ही हो गई हैं, कल लास्ट डेफिनेशन है जिसे हम करेंगे और हमारा ख़त्म हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम कल, दुआओं में याद रखिएगा। आज के हमने ज़्यादा डेफिनेशंस पढ़ी हैं और इम्पोर्टेंट भी पढ़ी हैं। तो कोई सवाल हुआ मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।